जिनके शादीशुदा जो होंगे उनकी बीवी का नजर सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, सेविंग पे होगा, सेविंग पे। और होना चाहिए भाई, गलत नहीं है, होना चाहिए भाई, होना चाहिए भाई, सेविंग पे नजर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीवियां गलत है, नहीं, सही है, सेविंग पे नजर उनका होना चाहिए। ठीक है भाई, तभी तो उनका मन करेगा कुछ खरीदने का, कुछ ज्वेलरी खरीदना है, कुछ लैंड खरीदना है, इन्वेस्टमेंट का काम करवाएंगे वो। ज्यादातर आप देखें तो एक जो पर्सन जो भी सक्सेसफुल होते हैं पुरुष, उनके पीछे कहीं ना कहीं औरत का जरूर हाथ होता है, जो कहावत भी है, लाइन भी है, हकीकत है। सेविंग की बात, प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। आज जो हम क्लास 11वीं के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर वीडियो लेकर आए हैं, ताकि बहुत बच्चों का आ रहा था मेरे पास कमेंट कि सर थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आप डालें। आपने सब्जेक्ट तो लिखा हुआ इकोनॉमिक्स, लेकिन बच्चों क्या है कि थोड़ा सा अकाउंट्स और मैथ और इको तीनों को कंपेयर करना, मुझे तीनों के ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा सा समय लगता है, डिले लगता है। ठीक है, तो स्टैटिक्स ये जो समय था वो आपका जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। आज हम स्टैटिक्स का चैप्टर 1 लेकर आए हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 होगा। ठीक है, और इसका फुल नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा अपने ऐप पे। इंट्रोडक्शन है स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, पूरा वन शॉट कवर करेंगे चैप्टर को, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक को हम डिस्कस इस पे करेंगे। और जो भी इसका जो नोट्स है आपको, वो क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे कहाँ पे, ऐप पे, जिसका नाम है VS2 एजुकेशनल ऐप पे आपको मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने इकोनॉमिक्स के जो कितने नंबर का कौन सी बुक है, कैसे करना है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम चैप्टर को शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि देखो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उसका वेटेज क्या है, कहाँ से कितने कितने मार्क्स, कौन सी बुक है, क्या है, नहीं है, ये सब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जो इकोनॉमिक्स है हमारा, ये हमारे 100 नंबर का पेपर होता है प्यारे बच्चों, पहली बात। ठीक है, क्लास 11वीं के बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। और इसमें दो पार्ट मैंने डिवाइड करा है, एक होता है 80 मार्क्स का जो होता है थ्योरी होता है प्यारे बच्चों, और एक होता है 20 नंबर का जो कि आपका प्रोजेक्ट फाइल होता है। जैसे कि आपका इसमें फाइल बनेगा, है ना, कोई वाइवा भी हो सकता है, आपके कॉपी के नंबर भी जुड़ जाते हैं, ये सब स्कूल के होते हैं, इंटरनल होते हैं। ठीक है, और जो 80 नंबर का जो थ्योरी होगा बेटा, उसको मैंने दो भागों में बांटा, क्योंकि दो बुक है, माइक्रो और स्टैटिक्स, दोनों ही 40-40 नंबर का है, दोनों का इक्वल वेटेज है। तो ये नहीं है कि भाई वो वाला बुक ज्यादा नंबर का, ये वाला बुक कम नंबर का है, बहुत हर एक पर। ठीक है, तो दोनों पे हमें बराबर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि सर अब ये दोनों जो चैप्टर्स हैं उसमें किस टाइप्स के हैं। तो स्टैटिक्स में आपको पता है न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, और माइक्रो में थोड़ा कम न्यूमेरिकल्स होंगे, इसमें थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो हम स्टैटिक्स को लेकर आ रहे हैं, बच्चों को थोड़ा स्टैटिक्स लगता है वीक है, समझते हैं, लेकिन वीक नहीं है, आप सब बहुत ही तेज बालक हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, किसे कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, उसका फादर कौन है? मैथ के फादर कौन है, इंग्लिश के फादर कौन है, साइंस बॉटनी के फादर कौन है, जोलॉजी के फादर कौन है, बहुत चीजें, पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है। तो इस प्रकार से हम आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। ठीक है, तो भाई आपके सामने ये हमारे इस फादर का फोटो दिख रहा होगा आपको, है ना। नाम क्या है इनका? तो नाम है इनका एडम स्मिथ। जन्म कब हुआ था? 1723 में। मृत्यु कब हुई? 1790 में। ये जीवन काल है इसका। अब क्या है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। खत्म भाई। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? एडम ऑफ स्मिथ होगा, बिकॉज ही इज थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, सप्लाई, डिमांड, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। और इनका एक और रीजन है इनको फादर बनाने का। वो क्या रीजन है? आप अगर देखें तो इन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी थी। वेल्थ ऑफ नेशन फर्स्ट बुक थी, वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखी थी, बुक बाय एडम स्मिथ। ठीक है, इन्होंने बुक लिखा था, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने कहा गया। और भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से बना इकोनॉमिक्स। तो एक ग्रीक वर्ड है
दो ग्रीक वर्ड को मिला के इकोनॉमिक्स को बनाया। इकोस अ हाउस होल्ड, निमोनिया मैनेजमेंट। भाई इकोस का मतलब हाउस होल्ड होता है और निमोनिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या हो गया बेटा? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स को मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इसीलिए कहा गया है। तो ये दो वर्ड से मिलकर क्या बना है? इकोनॉमिक्स बना है। ये दोनों वर्ड क्या है? आपके ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछते ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं इकोनॉमिक्स? ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, वो वर्ड है आपको इकोस और निमोनिया। ठीक है, पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक कहा गया था, कहा जाता था पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, और 1776 में जब एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस की बुक लिखी तो उसके बाद इसको इकोनॉमिक्स ही कहा गया। ठीक है, तो आपसे यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। भाई वेल्थ ऑफ नेशन बुक, पहली इकोनॉमिक्स की बुक किसने लिखी थी? भाई एडम स्मिथ ने लिखी थी, तो 1776 में लिखी थी। और इकोनॉमिक्स को पहले क्या कहता था? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता था। ठीक है, और इकोनॉमिक्स कहां से ड्राइव हुआ? तो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ। ये दो वर्ड आपके सामने है। राइट, आइए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अब पूछा गया भाई इकोनॉमिक्स क्या है? तो यहाँ पे चार बंदे हैं हमारे पास, एक दो यहाँ है और दो आपको मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे तो हमारे पास टोटल चार बंदे हैं, चारों ने अपने अपनी थ्योरी दी, अपना अपना डेफिनेशन दिया। सबसे पहला डेफिनेशन भाई एडम स्मिथ भाई का आया था। सबसे पहला एडम स्मिथ कहता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। मतलब इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे था? वेल्थ डिफाइन पे। उन्होंने वेल्थ डिफाइन करा कि भाई इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। ठीक है भाई, इन्होंने कहा भाई वेल्थ की हम बात करते हैं। अब जो हमारा ये मार्शल है, इस मार्शल भाई ने हमारा सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर पे फोकस दिया, मतलब वेलफेयर को डिफाइन करा। इन्होंने कहा अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, बिजनेस ऑफ लाइफ। और बिजनेस की लाइफ की स्टडी करना वही आपका इकोनॉमिक्स कहलाता है, और ये वेलफेयर डिफाइन करता है। फिर हमारा रॉबिन भाई आए। भाई देखो भाई एडम में कुछ कमी लगी तो मार्शल ने कहा भाई ये ऐसा होना चाहिए, और मार्शल की थ्योरी पे देख के रॉबिन भाई कहे अरे ये थोड़ी सही नहीं लगी, मुझे कमी लग रही है कुछ। तो क्या कमी लग रही है? देखो भाई, इसका जो फोकस था स्कार्सिटी डिफाइन करा इसने। कहा कि इट इज मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, जो कि आपके स्कार्सिटी में, आपकी स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? जो आपको कम हो रहा हो। स्कार्सिटी का मतलब कि आप डिमांड ज्यादा कर, सप्लाई कर रहा है, कमी हो रही है भाई सब। अब उस कमी के सिचुएशन में आपने क्या चॉइस करनी, उसको रॉबिन ने कहा वही होता हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है? अब हमारा एक सिमुलेशन आया भाई, पॉल सिमुलेशन। इन्होंने कहा भाई रॉबिन भाई आपने जो है ना ये थोड़ी तो दी है ना, डिफाइन करा इकोनॉमिक्स का, इसमें जच नहीं रहा है। कैसे नहीं जच रहा है? कह रहा एक काम करो यार, तुम तीनों ने दिया है डिफाइन, तो उसको मैं क्या करता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। अच्छा मिक्स कर दोगे? रॉबिन भाई तीनों को तीनों कह रहा भाई ये नया बना रहा है कुछ इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। अब भाई इसका देखो, ये चला के बंदा क्या कर रहा है, बहुत इजी। कहते हैं ना पका हुआ खिचड़ी खाया है इसने। ये कह रहा है इसने तो फोकस करा किस पे? ग्रोथ को। ध्यान रखिएगा पेपर में ये भी आ जाता है भाई, स्कार्सिटी को डिफाइन करने वाला बंदा रॉबिन, ग्रोथ डिफाइन करने वाला बंदा पॉल सिमुलेशन। अब इस और एडम स्मिथ ने वेल्थ की बात कही, अब मार्शल ने वेलफेयर की बात करी। अब यही तीनों जो है ना, ये तीनों और चारों समझ लो यही आ जाएगा। अब देखो कह रहा है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चॉइस विद और विदाउट यूज ऑफ मनी। कह रहा है कि भाई बिना पैसे और पैसे के साथ सोसाइटी में कैसे चॉइस करा जाएगा। एम्प्लॉय स्कार्स, स्कार्स आगे स्कार्सिटी आ गई। प्रोडक्टिविटी रिसोर्स विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, उसके अलावा भी हो सकता कोई यूज टू प्रोड्यूस वेरियस कॉम्बिनेशन and distribute them the consumption now and the future among various person and groups। कि भाई कैसे उसको अलग अलग ग्रुप में डिफाइन करा जाएगा। ग्रुप में मतलब वेलफेयर की बात करा जाएगा, ग्रोथ कैसे होगा, है ना, स्कार्सिटी की बात कर दी इसने, हर चीज की बात कर दी। इसने कहा पैसे और बिना पैसे से कैसे चॉइस करा जाएगा ग्रुप के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और कैसे फ्यूचर में और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इन चारों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन इकोनॉमिक्स का डिफाइन हुआ। मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। बहुत ही बड़ी लाइन बोल रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, वेल्थ एंड गुड्स।
है ना भाई। वेल्थ का मतलब होता है आपका पैसा, ध्यान रखिएगा, वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। इकोनॉमिस्ट डिटरमाइन हाउ रिसोर्स शुड बी यूज्ड बाय एनालाइज एंड डाटा रिसर्चिंग ट्रेंड्स। भाई इकोनॉमिस्ट वो बंदा होता है जो उसको डाटा को कंक्लूजन निकाल रहा है, ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि भाई कि हम इन तीनों का स्टडी करना किस पे, डाटा पे, डाटा के बिहाफ पे, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर है चीज। चलो नेक्स्ट देखिए। अब आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो प्यारे बच्चों इसके दो टाइप्स होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप इस बुक को पढ़ेंगे अपने 11वीं में और आप इस बुक को पढ़ेंगे अपने 12th में, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है बेटा, स्टडीज इंडिविजुअल लेवल, कौन से लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की तो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या आ रहा है, आई, और आई मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, ऐसे याद करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ए मतलब क्या होता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट या आप बोल दीजिए होल। अब देखिए, स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। भाई अगर जब आप पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार के लेवल के, बहुत बड़े लेवल पे अगर आप इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं तो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया, सिंपल, ज्यादा डिटेल। देखिए अब कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 1 होता है आपका कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर को कहते हैं हिंदी में उपभोक्ता, 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 उपभोग करने वाला, उपभोग करने वाला, उपभोक्ता कहना। उपभोग किस चीज का, गुड्स एंड सर्विस का। देखो जी, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। भाई मेरी जरूरत को जो पूरा कर रहा है उसका मैं यूज कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, वही कंज्यूमर कहलाएगा। वो कौन कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। भाई मैं मान लो इस मार्कर का यूज कर रहा हूं, मेरी वांट्स को इसने, जरूरत को पूरा सेटिस्फैक्शन दे दिया, तो मैं इसका क्या हो जाऊंगा, कंज्यूमर हो जाऊंगा। अब मैं ये मार्कर को यूज कर रहा हूं, मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा, सेटिस्फैक्शन में नहीं हूं, मैं इसका कंज्यूमर नहीं हूंगा। मैन मुद्दा है सेटिस्फैक्शन देना, ठीक है, उसकी जरूरत को। कंजम्पशन, उसको हम बोलते हैं उपभोग। क्या बोलते हैं बेटा, उपभोग। अब देखो मैं इसको यूज कर रहा हूं, वो कंजम्पशन कहलाएगा। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो उसके अंदर उपयोगिता है, उपयोगिता, उसे कहते हैं यूटिलिटी। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब इसके अंदर जो यूटिलिटी है उसका मैं क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंजम्पशन कहेंगे। भाई इसका यूटिलिटी क्या है, लिखना, तो इस प्रोसेस को ही मैं कंजम्पशन कहूंगा। समझ में आया नहीं आया। चलिए, प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं उत्पादकता। प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है अपने रेवेन्यू जनरेट करने, हु प्रोड्यूसर या सेल्स गुड्स एंड सर्विस फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। भाई मैं इसको बना रहा हूं, इसको बना रहा हूं, बेचूंगा, बनाऊंगा, अपने इनकम को जनरेट करने के लिए मैं ही कहलाऊंगा प्रोडक्शन, काम करता हूं। नेक्स्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या क्या, अब जो इसको बना रहा था मैं प्रोड्यूसर, इसको बनाने में का जो प्रोसेस है उसे प्रोडक्शन कह देंगे। प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। मान लो यहां पे है शुगर, गन्ना, ये दिस इज अ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है, और इसको कन्वर्ट करके आपको इस शुगर कैन, सॉरी गन्ना, और इसको कन्वर्ट करके क्या बनाया गया, शुगर बनाया गया, चीनी बनाया गया। क्या बनाया गया भाई साहब, चीनी। क्या बनाया गया, चीनी। तो रॉ मटेरियल से जब कोई चीज को हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स को कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। चलो, सेविंग। भाई सेविंग का मतलब क्या होता है, आजकल हर लोग सेविंग के पीछे है, भाई सेविंग होना चाहिए, सेविंग अगर नहीं है तो हर लोग आपको समझेगा नील बटा सब। ठीक है, आप कमा रहे हैं, सेविंग नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब है कमाने का, क्या मतलब है कमाने का जब आप सेविंग नहीं कर रहे हैं। लोग का कहना यही है ना, अरे यार इतना कमा रहे हो, बच कुछ नहीं रहा है। अब कैसे उनको समझाए कि भैया जितना कमाई है उतना खर्चा है ना भाई। आप 2 लाख रुपए महीना कमा लीजिए, आपका खर्चा उस हिसाब से बढ़ जाएगा।
4 लाख कमा लीजिए, खर्चा उस हिसाब से पड़ जाएगा। कमा के देखिए, विश्वास नहीं है मेरी बातों पे, मेरी वाणी पे। तो जो लोग जितना कमा रहा भाई वो उसमें भी दुख ही है, सुख नहीं है ना। अगर आज हम जितना कमा रहे हैं हम उसमें भी सुख नहीं है। यही चीज है। तो भाई सेविंग बहुत बड़ा मुद्दा है हर घर में। हाँ सेविंग, और सबसे ज्यादा जिनके शादीशुदा जो होंगे उनकी बीवी का नजर सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, सेविंग पे होगा, सेविंग पे। और होना चाहिए भाई, गलत नहीं है, होना चाहिए भाई, होना चाहिए भाई, सेविंग पे नजर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीवियां गलत है, नहीं सही है, सेविंग पे नजर उनका होना चाहिए। ठीक है भाई, तभी तो उनका मन करेगा कुछ खरीदने का, कुछ ज्वेलरी खरीदना है, कुछ लैंड खरीदना है, इन्वेस्टमेंट का काम करवाएंगे वो। ज्यादातर आप देखें तो एक जो पर्सन जो भी सक्सेसफुल होते हैं पुरुष, उनके पीछे कहीं ना कहीं औरत का जरूर हाथ होता है, जो कहावत भी है, लाइन भी है, हकीकत है। सेविंग की बात करें तो क्या कहता, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। भाई सेविंग वो होता है, इनकम का पार्ट होता है पहली बात, और वो पार्ट जिसको आप कंज्यूम नहीं करते। मान लो मैंने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, राइट, ये मेरा इनकम। और कमाने के बाद मैंने 80 रुपए खर्च कर दिया एक्सपेंस, तो बच कितना गया मेरे पास, 20 रुपए, और इसको मैंने खर्च नहीं करा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा ये, सेविंग। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट वही चीज है, अगर आप सेविंग करते हैं, देखिए, एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स। भाई आपने खर्च करा, एक्सपेंडिचर करा, किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा। क्या क्या खर्च करा, खरीदने के लिए, परचेस ऑफ एसेट, संपत्ति खरीदी आपने। और संपत्ति खरीदने के बाद क्या होगा, क्या होगा, जनरेशन, नेक्स्ट आपका जो भी, या फ्यूचर जनरेशन में आपको इनकम आएगा। खत्म कहानी। ठीक है, मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट मतलब वो होता है कि भाई आपने कमाया, कुछ पैसे बचाए, उस पैसे से आपने कुछ चीजें खरीद ली। जैसे कि लोग बात बोलते नहीं भाई इतना कमा रहे हो कुछ बचा लो, उसके बाद आप कुछ बिल्डिंग, खेत, जमीनें खरीद लेना, ताकि आपको कुछ इनकम आता रहेगा। ठीक है भाई, यही इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही बात है भाई। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब आप कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, जिससे कि आपके फ्यूचर में इनकम आना शुरू हो जाए, वही इन्वेस्टमेंट है। और आपने कोई चीज खरीदा, इनकम नहीं आ रहा है, भैया वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल, आप खरीदे हो तो इनकम आना चाहिए। मान लो मैंने क्या करा, एक कमाया पैसा इकट्ठा करा और मैंने बिल्डिंग खरीद ली, उस बिल्डिंग को लगा दिया रेंट पे, अब वहां से रेंट आ रहा है मुझे, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब बिल्डिंग खरीद ली, रेंट नहीं आ रहा, किराए पे नहीं लग रहा, और खर्चा हो रहा है उस पर, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं है। आइए आगे, एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, एक्टिविटी जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों अब सुनो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इसका जो सिर्फ और सिर्फ जो मोटिव होगा, मोटिव फॉर अर्न इनकम, पैसा कमाना। भैया पैसा, ये पैसा, पैसा कमाना, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक का मोटिव क्या होता है, मोटिव फॉर सोशल वेलफेयर। भाई ये पैसा इसका मोटिव नहीं है, पहली बात, इसका पैसा मोटिव नहीं है। समझ में आया नहीं है? क्लियर है? ठीक है, इसका पैसा मोटिव नहीं है। तो अगर जिस क्रिया का, एक्टिविटी का मोटिव है पैसा, इकोनॉमिक, और जिसका मोटिव पैसा नहीं है, लोगों की, समाज की भलाई करनी है, नॉन इकोनॉमिक। अगर मैं बात करूं इसी में ही एग्जाम्पल की, तो मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको टीच कर रहा हूं, आप मुझे फीस दे रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं फीस नहीं ले रहा, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन इकोनॉमिक। या एक काम करो, माता जी, माता हमारे घर में काम करते हैं या खाना बना के हमें खाना खिलाते हैं,
अरे क्या हो रहा है भाई, खाना बनाते हैं, माता हमारे घर में खाना बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उनके बदले मतलब इसके बदले उनको पैसा नहीं मिलता। हाँ, किसी और घर में जाके खाना बनाते तो वहां पे पैसा मिलता। तो प्यारे बच्चों, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलो, अब आता है स्कार्सिटी। प्यारे बच्चों, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, जब डिमांड ग्रेटर देन हो जाए, किससे, सप्लाई से, सप्लाई से जब डिमांड ग्रेटर देन हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं आप, स्कार्सिटी। जैसे कि मान लो कोरोना काल में बहुत चीजों की स्कार्सिटी हुई, बहुत चीजों की कोरोना काल में। या मान लो दिल्ली की बात करें तो कभी कभार कुछ इलाके में पानी की स्कार्सिटी हो जाती है, क्या पानी नहीं आ रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं। या फिर मान लो कोई नया मॉडल फोन आया, आईफोन आया कोई बढ़िया मॉडल, अब कौन सा आया अभी नॉलेज नहीं है इतना, अब कोई मॉडल लेटेस्ट मॉडल आया, लोग डिमांड करते ज़्यादा, सप्लाई कम है, बोलो स्कार्सिटी है अभी इस फोन की, ज़्यादा मार्केट में आएंगे, ठीक है। और स्कार्सिटी जो होता है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ध्यान रखिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, देखो, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक चीज बता दूं, कभी भी जो मानव होता है ना, ह्यूमन जो होता है, मानव की जो वांट्स होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। वांट्स क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड। और लेकिन जो रिसोर्स होता है, जो आपका रिसोर्सेस होता है, वो लिमिटेड है। अब यहां पे डिस्कस कर लेता हूं इसको। देखो, मानव कहता है कि भाई मुझे ना आज ओडी गाड़ी चाहिए, ले लिया, ओडी ले लिया, चलाया, फिर कह रहा है नहीं यार इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, ले लो, फिर कह रहा है नहीं यार मुझे अब जहाज चाहिए, पानी जहाज, अरे भाई ये बात करते हैं। अब फिर कहता है मुझे ये चाहिए, अब वो मिला ही नहीं। अब क्या हुआ, मानव की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है बेटा, चाहत कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ठीक है, चाहत कभी खत्म हो ही नहीं सकती, लेकिन संसाधन खत्म हो सकता है बाबू, क्योंकि वो लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। आपकी चाहत अनलिमिटेड है तो भैया लिमिटेड रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड तो नहीं है। तो यहां पे ही इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम गए मार्केट में, हमें ये शर्ट अच्छा लगा, ले लिया, ये शर्ट अच्छा लगा, ले लिया, अब वो वाला शर्ट अच्छा लग रहा है, अरे यार महंगा है, अब क्या, कैसे ले, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना, हो गया क्रिएट प्रॉब्लम कि क्यों महंगा है, या ये हो सकता है कि वो किसी और ने ले लिया हो, यह भी हो सकता है, और माल ही नहीं है, आपको पसंद है, अब आपकी तो वांट्स अनलिमिटेड हो गई, अब वो माल नहीं है, सब रिसोर्स लिमिटेड है, हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट। यही होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। देखो, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट, उसको ब्रैकेट में लिखा गया है, और द प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्स टू द अल्टरनेटिव यूजेस अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्स आर स्कार्स। रिसोर्स आर स्कार्स मतलब रिसोर्स की स्कार्सिटी होगी, एंड दिस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और आपके पास यूजेस बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन रिसोर्स क्या होगा, लिमिटेड होगा, स्कार्सिटी होगी, वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज स्टैटिक्स, सांख्यिकी क्या है। नंबर समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक्स मीन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जब कोई इंफॉर्मेशन दिया हो और वो क्वांटिटेटिव में हो, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, उसी को आप स्टैटिक्स बोलते हैं, एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म्स, उसी को आप बोलते हैं बेटा स्टैटिक्स बोलते हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर नाउन। अब ये इंग्लिश नहीं पढ़ते भाई, स्टैटिक्स का मतलब वो टाइप्स है, आइए करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे स्टैटिक्स इज ए प्लूरल नाउन, ठीक है। Its plural sense statics refer to the information in term of number data, in term of number data। भाई जो प्लूरल फॉर्म होगा वो नंबर डाटा में रिप्रेजेंट होगा, उसी को कहेंगे। सच एज पॉपुलेशन स्टैटिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स, मतलब जनसंख्या के बारे में बता रहा है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टैटिक्स बोल रहा है, तो ये सब नंबर में प्रेजेंट होगा, नंबर डाटा होगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, प्लूरल सेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को कि भाई प्लूरल सेंस स्टैटिक्स होता है जब कोई भी इंफॉर्मेशन नंबर डाटा में रिप्रेजेंट हो। आगे इसके फीचर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, फीचर्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जो भी फैक्ट होगा वो एग्रीगेट होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब जो भी नंबर होगा, नंबर मतलब जो भी डाटा होगा वो नंबर के फॉर्म में होगा। मल्टीप्लिसिटी कॉजेस मतलब एक से ज्यादा कॉजेस होगा,
कारण एक से ज्यादा हो सकता है, कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक से ज्यादा कॉजेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेरेबल मतलब हम अंतर कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। नंबर एस्टिमेटेड लगभग, हर चीज क्या होगी इसमें लगभग होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब आता है सिंगुलर नाउन स्टैटिक्स। सिंगुलर नाउन स्टैटिक्स क्या होता है सुनिए, देखिए उसमें क्या था, न्यूमेरिकल डाटा था, इसमें क्या है, स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन करना, एनालाइज करना, कलेक्शन करना, ये सब चीजें जो होगी वो सिंगुलर नाउन में होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो सिंगुलर नाउन हमें बोल भी सकते हैं कि भाई मेथड सारे इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे इसके अंदर, सारे मेथड, स्टेज कौन कौन से हैं, क्या क्या करना है, प्रक्रिया क्या क्या है, वो सब आपके सिंगुलर नाउन में होगा। डाटा कैसे कलेक्शन करना है, क्या प्रेजेंटेशन करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, ये सब चीजें। जैसे कि यहाँ देखिए, स्टेज ऑफ स्टैटिक्स स्टडी, ठीक है, ये आपके बुक में से लिया गया कि भाई कौन कौन से स्टेज होते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई स्टेज फर्स्ट, जो स्टेज फर्स्ट होता है उसके अंदर होता है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा। और जो आपका स्टेज सेकंड जो होता है, आपने डाटा को कलेक्शन कर लिया, इकट्ठा कर लिया, आप उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो हमारा थर्ड होगा, थर्ड में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन। हम डाटा को प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंट करेंगे। अब प्रेजेंटेशन जैसे कि आपने हिस्टोग्राम बना लिया, बार ग्राफ बना लिया, पॉलीगॉन बना लिया, वो सब प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। अब जो हमारा फोर्थ स्टेज जो होगा प्यारे बच्चों, उसमें हम डाटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाँ भाई कहाँ से डाटा क्या आया क्या नहीं है, ये सब करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो लास्ट स्टेज होगा वो आईडी होगा, उसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब हम पांचों के पांचों, चारों स्टेज, सॉरी चारों स्टेज है ना, 5 स्टेज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और लास्ट वाला क्या है, फिफ्थ में। अब हम ये पांचों स्टेज को एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कलेक्शन करेंगे डाटा को, भाई इकट्ठा करेंगे डाटा को, जब इकट्ठा कर लिया उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट करने के बाद उस डाटा को एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज हो गया तो उस डाटा को इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करेंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे अपने यूजर्स को, बाहर के लोगों को। तो ये आपके स्टेज है, ध्यान रखिए। अब इसी स्टेज पे एक एक करके चैप्टर्स हैं जो पढ़ोगे आप। अब आता है कि भाई जो ये स्टेज था, इस स्टेज के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज करे जाते हैं, मतलब जो स्टेज है उसके अंदर हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे, कौन कौन से टूल यूज करेंगे। देखिए स्टेज फर्स्ट जो था आपका था वो कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को आप कलेक्शन कैसे करेंगे भाई, आप स्टेज फर्स्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं जिससे कि आप डाटा को इकट्ठा कर सकते हो, तो उसके अंदर है आपका सेंसस मेथड, सेंसस या फिर आप सैंपल, इससे इकट्ठा कर सकते हो। और स्टेज सेकंड में क्या होगा भाई साहब, भाई हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टैली बार का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और टैली बार क्या होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 कट। और थर्ड वाले में आप कौन सा टूल यूज कर सकते हो प्यारे बच्चों, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कैसे प्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए आप टेबल बना सकते हो, या आप ग्राफ बना सकते हो, या कोई डायग्राम बना सकते हो, इस स्टेज थर्ड में हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास फोर्थ स्टेज, और एक होता है हमारा फिफ्थ स्टेज। भाई फोर्थ स्टेज का एनालाइज ऑफ डाटा। डाटा को एनालाइज कैसे करोगे, तो भाई परसेंटेज के द्वारा कर सकते हैं, या हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं,
या फिर हम उसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं जो कि अभी हम पढ़ाएंगे चैप्टर में, फिर हम उसका कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। बहुत चीजें हैं जो डाटा को आप प्रेजेंट एनालाइज कैसे करेंगे, एनालाइज का मतलब कैसे उसका वो निकालेंगे कि हाँ भाई क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, कितना था क्या नहीं था, वो सब चीजें, है ना। और फिफ्थ में है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर आप डिग्री या रिलेशन बिटवीन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड से कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज या एवरेज, डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। ठीक है, इन सभी से हम टूल से हमारे जो कि हमारे स्टेजों में हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ स्टैटिक्स। कौन कौन से नेचर है स्टैटिक्स का, या फिर आप बोल सकते हैं स्टैटिक्स का नेचर, किस नेचर का स्टैटिक्स है। तो देखो कह रहा है स्टैटिक्स इज द बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस भी है और उसके साथ साथ आर्ट भी है। भाई साइंस का मतलब क्या होता है भाई, टेक्निक, और आर्ट कला, डाटा को किस तरह से आप प्रेजेंटेशन करेंगे, ये दोनों ही भाई कैसे करेंगे, कलेक्शन कैसे करना है, क्या टेक्निक यूज करना है, आर्ट कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सब कला है। स्टैटिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। भाई सबको डील करता है, हर चीज, साइंस भी और आर्ट भी, दोनों को ये डील करेगा। अब आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है, सच मेथड यूज फॉर कलेक्शन, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, एनालाइज, इंटरप्राइजिंग न्यूमेरिकल डाटा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सच मेथड यूज फॉर कंक्लूजन फॉर गिवन सैंपल। भाई इसके अंदर आपको कंक्लूजन निकालना है, उसलिए कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, जो डाटा गिवन है उससे कंक्लूजन निकालना है तो आपको इन्फॉर्मेशन है, और इस सब में आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। सीमाएं बताइए, डीमेरिट बताइए, एक ही बात है। तो क्या क्या लिमिटेशन है, पहला भाई नंबर वन लिमिटेशन है भाई साहब, स्टडी ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स। सिर्फ और सिर्फ ये नंबर को स्टडी करता है, ना कि गोरा, ना कि काला, ना कि लंबा लॉन्ग, इन सबों को स्टडी नहीं करता, सिर्फ नंबर को स्टडी करता है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, मतलब इसके अंदर जो स्टडी होगा वो एग्रीगेट्स होगा, टोटल होगा। हेमोजेनिटी ऑफ डाटा, इनिशियल रिक्वायरमेंट, एक जैसा डाटा होना जरूरी है। ठीक है, रिजल्ट आर ट्रू ओनली एंड एवरेज, रिजल्ट ट्रू भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, इसको डाटा को इकट्ठा करने के लिए हमेशा स्टैटिक्स में एक्सपर्ट की यूज होना चाहिए, एक्सपर्ट जो होगा वही इस चीज को यूज करे। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन एंड इंपोर्टेंस का क्या है प्यारे बच्चों। फंक्शन क्या है भैया, या इंपोर्टेंस एक ही बात है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही बात है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, कोई पॉलिसी वगैरह वो गवर्नमेंट को बनाना हो तो इस पे भी आप बना सकते हैं बहुत प्यार से। मान लो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो क्या करेगी वो एम्प्लॉयमेंट का स्टैटिक देखेगी, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पे नहीं है, उस हिसाब से वो पॉलिसी बना सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी किसान भाइयों को 2,000 रुपये योजना दिया गया था, है ना, किसान भाइयों को 2,000 रुपये, तो उसके गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया क्या करी होगी भाई, किसानों का स्टैटिक्स निकाली होगी भाई, कितना किसान है, नहीं है, कहाँ पे है, क्या नहीं है, उसके बाद पॉलिसी को फॉर्मेशन कर दिया गया। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, भाई कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों बराबर होंगे, दोनों सही है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तेरा नहीं लिखा हुआ ना। प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। भाई प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहेगा, भाई मुझे प्रॉफिट हो हमेशा ज्यादा, कंज्यूमर कहेगा मैं ज्यादा संतुष्टि पाऊंगा, जहां पे दोनों बराबर है वही क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ऐसा स्थिति जहां जिस देश में होगा वो इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। वर्किंग आउट कॉजेस एंड इफेक्ट द रिलेशंस, बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर, कैसे कैसे क्या यूज करेंगे, क्या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये सबको इसमें डिटरमाइन करा जाता है। अब हमारे पास चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है या आपको हमारे ऐप पे फ्री में जाएंगे, हाँ ये आपको ऐप से मिलेगा, ऐप का नाम है VS2 एजुकेशनल ऐप। ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको फ्री में। ठीक है, PDF पड़ी होगी हमारे पास, वही मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा आपका लेक्चर का भी नोट्स होगा और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा। तो आपको समझ में आ गई चैप्टर्स
अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मुझे नंबर पे कॉल करके कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेज पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा इकोनॉमिक्स में वो माइक्रो का होगा, चैप्टर 1 का। दोनों बुक का हम साथ साथ चैप्टर करवाते रहेंगे आपको। अब प्ले लिस्ट में आपको और भी क्लासेस के 9th-10th के भी वीडियो सब्जेक्ट पे आपको छोटे भाई बहन पढ़ रहे हो, आपके प्ले लिस्ट में जाएगा। 9th और 10th का है प्ले लिस्ट अलग से बना हुआ है। 11वीं-12वीं का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ, इनके प्ले लिस्ट बना हुआ है। बहुत सारे चैप्टर कवर करे हुए हैं ऐप पे, बहुत सारे नोट्स हैं, वर्कशीट है सब क्लासेस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। तो आप जहाँ से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, जहाँ से जो चीज़ मिल रहा है, जो समझ में आ रहा है, आप उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, और अब आप क्या करना है, वीडियो देखने के बाद आप अपने पास जो भी बुक्स हो उसका कुछ भी प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज लगा लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है भाई, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, सबसे हमारी फैमिली सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों के पास जाएगा वीडियो तो बच्चे देखेंगे ना भाई, जिनको हेल्प चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू।